Hello friends, welcome to my YouTube channel Homeo Science. Today I'll be discussing about Hering's law of cure. Hering's law of cure are actually the observations जो कि different great physicians ने करी थी at different point of time. इसमें different physicians involved were in the observations were Paracelsus जो कि father of toxicology हैं, Hippocrates who is the father of medicine and Hahnemann sir who is the father of homeopathy. इन्होंने different observations करी थी जिसको उन्होंने अपने राइटिंग्स में भी इंक्लूड किया था, बट इसका मेन क्रेडिट जो है वो कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग सर को जाता है जिन्होंने इनके सारे ऑब्जर्वेशंस को फॉर्मुलेट किया था इन द फॉर्म ऑफ लॉ विच इज नोन एज द लॉ ऑफ डायरेक्शन ऑफ सिम्टम्स and popularly known as the Hering's law of cure. Constantine Hering, who is himself the founder of homeopathy in America, उन्होंने इस लॉ को फॉर्मुलेट किया था, दैट इज द लॉ ऑफ सिम्टम्स विच इज फेमसली नोन एज द हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर. इसमें टोटल 4 पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं. इसके 4 पॉइंट्स हैं, दैट इज विद इन आउटवर्ड्स, above downwards, more important to less important, and reverse order of appearance of symptoms. These are the direction of cure जो कि फ्लो होता है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होम्योपैथिक रेमेडीज. इसे अगर हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से रिलेट करें तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी इसी डायरेक्शन में होता है, दैट इज विद इन आउटवर्ड्स, अबव डाउनवर्ड्स, एंड मोर इम्पॉर्टेंट टू लेस इम्पॉर्टेंट. दैट इज सबसे पहले इंटरनल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद ही एक्सटर्नल ऑर्गन्स का होता है, एंड उसके सब पहले अबव बॉडी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद लोअर एक्सट्रीमिटीज का डेवलपमेंट होता है. इन द सेम वे जो क्योर होता है वो भी फ्लो ऑफ पॉजिटिव एनर्जी ही है जो कि सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है. वेयरएज अगर डिजीज को देखें तो दैट इज द फ्लो ऑफ नेगेटिव एनर्जी, एंड वो नेगेटिव एनर्जी इसके रिवर्स ऑर्डर में फ्लो करती है. इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल से समझें, तो यहाँ पे एक ह्यूमन बॉडी है, एनी हाउ इमेजिन इट, फिर भी सही बनी है. तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. तो इफ अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम रूमेटिज्म, सॉरी, अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम रूमेटिक फीवर, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो सिम्टम्स थे वो सिम्टम्स जॉइंट्स से मूव करके ऊपर असेंड करके हार्ट पे आ गए, जॉइंट से मूव करके हार्ट पे आ गए. तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस पर्सन का हार्ट अफेक्ट हो गया उस रूमेटिक फीवर में. यहाँ पे क्या हुआ, जो उसके सिम्टम्स हैं वो जॉइंट से हट के हार्ट पे आ गए. ये हार्ट है, इमेजिन करना है जो कि आपको. फिर इसके बाद अगर हम लोग इसी पॉइंट पे, जब ये डिजीज एडवांस हुआ, इसी पॉइंट पे अगर हम लोग होम्योपैथिक सिमिलिमम दें, तो होम्योपैथिक सिमिलिमम देने के बाद यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि जो भी उसका हार्ट का अफेक्शन था वो वहाँ से मूव कर गया. वो उस हार्ट का अफेक्शन मूव करके उसके शोल्डर्स पे आ गया, एंड शोल्डर्स से फिर वो उसके एल्बो पे आ गया, उसने एल्बो को अफेक्ट किया. और उसके बाद ये एल्बो से होकर के, एल्बो के बाद नीज पे आया, और फिर नीज से उसने एंकल को इन्वॉल्व किया, और फिर उसके बाद ग्रेजुअली पेशेंट रिकवर कर गया. अब इसी एग्जाम्पल से सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे. जैसे सबसे पहले क्योर जो था वो सबसे पहले क्या हुआ कि हार्ट से उसने
हार्ट से मूव करके उसने जॉइंट्स को अफेक्ट किया, तो जॉइंट्स को अफेक्ट किया, तो यहाँ से क्या हुआ क्योर, विद इन आउटवर्ड्स, विद इन से वो आउटवर्ड्स आया। फिर उसके बाद शोल्डर को अफेक्ट करने के बाद एल्बो, एंड देन एल्बो से नी का इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो ये क्या है, अबव डाउनवर्ड्स, ये अबव डाउनवर्ड्स हुआ। फिर उसके बाद मोर इम्पॉर्टेंट टू लेस इम्पॉर्टेंट, हार्ट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन एंड एक्सट्रीमिटीज वर लेस इम्पॉर्टेंट कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे जो क्योर का मूवमेंट हुआ वो हार्ट से लेकर के एक्सट्रीमिटीज हुआ, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू लेस इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, सबसे पहले जो सिम्टम्स आए थे तो वो जॉइंट्स पे आए, फिर उसके बाद जॉइंट से मूव करके वो हार्ट पे उसने मूव किया, दैट इज लास्ट में। लेकिन सबसे पहले जब हम लोग ने सिमिलिमम दिया तो सबसे पहले हार्ट के सिम्टम्स रिमूव हुए, उसके बाद जो है जॉइंट्स से सिम्टम्स ग्रेजुअली डिक्रीज हुए एंड देन कंप्लीटली एनिहिलेट हो गए एंड पेशेंट वाज रिकवर्ड। दिस इज ओनली इज द डायरेक्शन ऑफ क्योर। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट से कंपेयर करें तो दिस इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट गिवन बाय प्रेडिक्टिव होम्योपैथी बाय डॉक्टर प्रफुल्ल विजयाकर सर। अब यहाँ पे आप स्क्रीन में अपने एक चार्ट देख रहे हैं विच इज द चार्ट ऑफ सप्रेशन एंड ऑल्सो द असेंट ऑफ डिजीज। अब यहाँ पे उस चार्ट को समझते हैं जो मैंने ड्रॉ किया है, इट इज द चार्ट ऑफ सप्रेशन। इसमें उन्होंने बॉडी को 7 लेयर्स में डिवाइड कर रखा है, दैट द फर्स्ट लेयर इज एक्टोडर्म जिसमें कि स्किन, स्वेट ग्लैंड्स आते हैं, एंडोडर्म जहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, मिजोडर्म और द कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स, जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो इन्वॉल्व हैं। ऑर्गन्स ऑफ मिजोडर्म जैसे कि हार्ट, किडनी, लंग्स, ये हो गए। एंडोक्राइन में जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पैनक्रियास, थायराइड, पिट्यूटरी। न्यूरल प्लेट में सीएनएस और एसएनएस, एंड लास्टली कम्स द जेनेटिक कोड विच इज द हाईएस्ट लेयर ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे हम इसे समझते हैं कि जब भी कोई पेशेंट आता है विद डिजीज ऑफ एनी लेयर, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं तो एक्टोडर्म में अगर उसे स्किन का डिजीज है जैसे कि कोई भी फंगल इन्फेक्शन है या फिर एक्जिमा है लिए जाता है, तो बाय ओल्ड स्कूल फिजिशियंस एंड मेडिकल क्वैक्स क्या होता है कि उस डिजीज का पैलिएशन होता है एंड पैलिएट होकर डिजीज सप्रेस हो जाती है। सप्रेस होने के बाद जैसे फंगल इन्फेक्शन के साथ कोई पेशेंट गया, उस डिजीज का उसने ट्रीटमेंट लिया, तो एक्चुअल में क्या हुआ, उस डिजीज का पैलिएशन हुआ, एक्जिमा का पैलिएट होके वो जो है सप्रेस हो गया। अब उसके बाद जब डिजीज रिबाउंड करेगी तो वो हमेशा हायर लेवल पे जाएगी। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने स्किन इन्फेक्शन का एग्जांपल लिया था, स्किन इन्फेक्शन से डिजीज रिबाउंड करके किसी भी हायर लेवल पे, दिस इज द एसेंट ऑफ डिजीज, किसी भी हायर लेवल पे जा सकती है। जैसे कि वो कनेक्टिव टिश्यू को इन्वॉल्व कर सकती है, एंडोडर्म को इन्वॉल्व करके रेस्पिरेटरी ट्रैक का कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे या फिर जीआई ट्रैक का, जैसे कि सेलुलाइटिस हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया, या फिर मेसोडर्मल या कनेक्टिव टिश्यू का कोई भी डिजीज हो गया जैसे कि अर्थराइटिस हो गया, यहाँ पे स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। और इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व द ऑर्गन्स ऑफ मेसोडर्म जैसे कि हार्ट के कोई भी डिजीज हो गए, हार्ट डिजीज, या फिर किडनी के फेलियर हो गया, या एंडोक्राइनल डिजीज में पैनक्रियाज में डायबिटीज मेलिटस हो गया, या फिर थायराइड डिस्फंक्शंस हो गए। न्यूरल प्लेट पे भी डिजीज जो है असेंट कर सकती है, तो यहाँ पे न्यूरल सिम्टम्स जैसे कि कोमा में चला गया पेशेंट या फिर पैरालिसिस हो गया। लास्टली वो हायर लेवल ऑफ जेनेटिक कोड पे भी अफेक्ट डाल सकता है, और जेनेटिक कोड के अफेक्ट में यहाँ पे पेशेंट में म्यूटेशंस होने की वजह से कैंसर्स या फिर पार्किंसंस हो सकता है। तो दिस इज व्हाट इज द असेंट ऑफ डिजीज, कि अगर हम लोग कोई भी डिजीज सप्रेस करते हैं तो वो कैसे असेंट करके किसी भी लेयर को इन्वॉल्व करके फर्दर हायर डिग्री ऑफ मैनिफेस्टेशन शो कर सकता है। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर में क्या है, क्योर, ये हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर है जो हम यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं प्रेडिक्टिव कॉन्सेप्ट से। तो ये जो है असेंट ऑफ डिजीज है। हेरिंग्स लॉ में हमने पढ़ा कि क्योर जो है वो फ्रॉम मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स टू लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जा रही है, वेराज ये उसी का रिवर्स है, क्योंकि ये डिजीज का कॉन्सेप्ट है। ये डिजीज का कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रॉम लेस इम्पॉर्टेंट दैट इज स्किन से अब वो जो है असेंट कर रही है टू द मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स। तो दिस इज द रिवर्स, एंड ऑल्सो ये क्योर का कॉन्सेप्ट है, ये डिजीज का कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ समझ सकते हैं, जैसे कि अगर कोई भी पेशेंट आया वो स्पॉन्डिलाइटिस के साथ आया, तो उसको हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि तुम्हें कोई प्रायर कोई डिजीज तो नहीं थी, मतलब कि रेस्पिरेटरी ट्रैक की तो कोई डिजीज या जीआई ट्रैक की या फिर स्किन इन्फेक्शन तो कोई नहीं था जो कि सप्रेस हो गया है। तो इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई भी डिजीज का सप्रेशन हुआ है यहाँ पर, जिसके वजह से वो अब अर्थराइटिस और स्पॉन्डिलाइटिस से सफर कर रहा है। तो दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द चार्ट ऑफ सप्रेशन एंड एसेंट ऑफ डिजीज. That is all about the concept of Hering's law of cure and its correlation with the modern concept. If you have any doubt, do comment below. Also like, share and subscribe to the channel. Thank you.